बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की, जो कि 27 मई यानी कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बीए फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं तैयार किया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि कल आपके पेपर में आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है दार्शनिक राजा का अर्थ। दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है। तो दार्शनिक राजा का अर्थ, दार्शनिक राजा की संकल्पना प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दी थी। उसके अनुसार समाज में न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब शासक ज्ञानवान और नैतिक हो। दार्शनिक राजा वह होता है जो सत्य, न्याय और सद्गुणों का ज्ञान रखता है तथा लोभ, मोह और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के हित में शासन करता है। वह केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शासन करता है। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनता या राजा दार्शनिक नहीं होता, तब तक आदर्श राज्य का संभव नहीं होता या आदर्श राज्य संभव नहीं होता है। तो प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दिया है, प्लेटो ने अपने संकल्पना में दिया है कि दार्शनिक राजा क्या होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेना। 99% उम्मीद है कल आपके पेपर में जरूर से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अरास्तु के क्रांति संबंधी परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर में ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि अरास्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं कि अरास्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा क्या होती है और क्या परिभाषा दी है अरास्तु ने। तो अरास्तु ने अपनी क्रांति पॉलिटिक्स में क्रांति को सत्ता में परिवर्तन अथवा शासन प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। उसके अनुसार क्रांति 2 प्रकार की होती हैं। अरास्तु ने जो अपना सिद्धांत दिया उनके अनुसार क्या होती है? क्रांति 2 प्रकार की होती हैं। एक जिसमें मौजूदा शासन को बदलकर कोई दूसरा शासन लाया जाता है, और दूसरी जिसमें वर्तमान शासन में ही परिवर्तन कर दिया जाता है। अरास्तु का मानना था कि क्रांति का मुख्य कारण असमानता, अन्याय और सत्ता का दुरुपयोग होता है। सत्ता का दुरुपयोग होता है। जब नागरिकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब वह विद्रोह या क्रांति करते हैं। तो जो अरास्तु हैं ये क्रांति को यही कहते हैं, उन्होंने क्रांति को 2 भागों में बांटा है, ठीक। और जब नागरिकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वह विद्रोह कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। यही कहते हैं अरास्तु क्रांति की परिभाषा में, ठीक। और अरास्तु का दास्ता संबंधी विचार क्या? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है प्रश्न ये। अरास्तु का दास्ता संबंधी सिद्धांत क्या? अरास्तु ने दास्ता संबंधी अपने विचार क्या दिए हैं, उन्होंने दास्ता में अपने विचार क्या संबंधी विचार क्या हैं, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। आइए देखते हैं क्या है। अरास्तु ने दास्ता को प्राकृतिक और आवश्यक माना है। उसने कहा कि कुछ लोग जन्म से ही दास होते हैं और कुछ लोग स्वामी। उसका तर्क था कि जिनमें सोचने की क्षमता कम होती है वे दूसरों की आज्ञा पालन करने के लिए उपयुक्त होते हैं। उसने ऐसे दासों को जीवित उपकरण कहा। अरास्तु के अनुसार दास स्वामी की सेवा करके भी अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। हालांकि आज के दृष्टिकोण से यह विचार अमानवीय और अस्वीकार्य है माना जाता है, परंतु उस समय यह सामान्य सामाजिक सोच का हिस्सा था। तो अरास्तु अपने दास्ता संबंधी विचार में यही कहते हैं कि लोग 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं कि जो अपने आप को दास कहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और अपने उपयुक्त होते हैं और अपने दासों जीवन का उन्होंने क्या कहा? उन्हें जीवित उपकरण में जो दास मानते हैं अपने आप को, जो लोग दास कहते हैं, उनको अरास्तु ने जीवित उपकरण कहा है, जीवित उपकरण, ठीक। तो
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार जरूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अरास्तु का दास्ता संबंधी विचार जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है कि मैकाबेली की 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कह लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये बहुत पूछा जाता है कि मैकाबेली की 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। तो 2 पुस्तकें कौन हैं, आइए देखते हैं। पहली पुस्तक है द प्रिंस, दूसरी है डिस्कस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लाइव डिस्कोर्सेज। क्या है डिस्कोर्सेज, इनकी दूसरी पुस्तक जो है डिस्कोर्सेज और पहली द प्रिंस। ठीक, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो द प्रिंस में मैकावेली ने यथार्थवादी राजनीति का चित्रण किया और बताया कि एक सफल शासक को कैसे व्यवहार करना चाहिए। डिस्कोर्ज में उसने गणराज्य की स्थिरता और नागरिक स्वतंत्रता पर विचार किया। ये दोनों पुस्तकें आधुनिक राजनीतिक चिंतन की आधारशिला मानी जाती हैं। ये दोनों पुस्तकें जो हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन की आधारशिला मानी जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी 2 पुस्तकों के नाम अधिकतर 3 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको तैयार जरूर कर लेना और इन दोनों पुस्तकों का नाम जरूर याद रखना है। और आगे के प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो है हब्स का मानव प्राकृतिक पर विचार, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार पेपर में आ चुका है और आने की संभावना भी है। तो हब्स का मानव प्रकृति पर विचार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि हब्स का मानव प्रकृति पर क्या विचार है। देखिए, थॉमस हब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव स्वार्थी, भयभीत और हिंसक होता है। उसकी कृत लेवायथन में उसने लिखा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य बराबर होते हैं और एक दूसरे से डरते हैं, इसलिए मनुष्य का भेड़िया होता है। हब्स का मानना था कि शांति बनाए रखने के लिए लोगों को अपने अधिकार एवं सर्वसत्तावादी राज्य को सौंप देने चाहिए ताकि वह शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तो ये क्या है, हब्स के विचार हैं मानव प्रकृति पर, उन्होंने अपना ये विचार दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, और अगला है कि लाख का प्राकृतिक अधिकार। लाख का प्राकृतिक अधिकार कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो लाख का प्राकृतिक अधिकार क्या होता है आइए देख लेते हैं, एक बार पढ़ जरूर लेना है, आ भी सकता है एग्जाम में। इसलिए जॉन लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्मजात प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं और कोई भी सरकार इन्हें छीन नहीं सकती। यदि कोई सरकार इन अधिकारों का हनन करती है तो नागरिकों को उसे बदलने का अधिकार है। लॉक का यह विचार आधुनिक लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव बन गया है। उसने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी दिया, जिसमें सरकार जनता की सहमति से बनती है और जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये लॉक का प्राथमिक अधिकार सिद्धांत है, प्राथमिक अधिकार है। ये पेपर में कभी कभी आ जाता है, तो आपको तैयार कर लेना। इम्पॉर्टेंट कहें तो कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है तो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक, तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, ये अगला प्रश्न है कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में कि रूसो की सामान्य इच्छा से आपका क्या आशय है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो देखिए रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दी। उसके अनुसार सामान्य इच्छा समाज के सभी सदस्यों की सामूहिक भलाई के लिए होती है, न कि किसी व्यक्ति या समूह के निजी स्वार्थ के लिए। सामान्य इच्छा में जनता की संभुता निहित होती है और यह सच्चे लोकतंत्र का आधार है। जब व्यक्ति अपनी निजी इच्छा को त्याग कर सामान्य इच्छा का पालन करता है, तभी सच्ची स्वतंत्रता और समानता संभव होती है। रूसो की यह संकल्पना फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा बनी। तो ये जो रूसो की संकल्पना है, रूसो की सामान्य इच्छा संकल्पना है, ये इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है और आने की संभावना भी है, तो इससे हम इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ जरूर लेना है। ठीक, अगला है कि मिल के स्वतंत्रता पर विचार। मिल के स्वतंत्रता पर विचार, अब मिल के स्वतंत्रता पर विचार क्या है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आने की संभावना है। तो मिल के स्वतंत्रता पर विचार क्या है आइए देखते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता पर अपने विचार क्या रखे हैं।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता पर अपने विचार पुस्तक ऑन लिबर्टी में प्रस्तुत किए। उसने कहा कि व्यक्ति को तब तक पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मिल के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता और जीवन शैली की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, चारों तरफ विकास हो सके। ठीक, राज्य को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी की स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुंचा रही हो। मिल का यह विचार आज के लोकतंत्रों में मौलिक अधिकार की नींव है। मिल ने जो विचार दिया था, ये विचार बहुत ही अच्छा विचार दिया था। उनका कहना था कि लोगों की स्वतंत्रता वहीं तक है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक वह किसी का नुकसान न करे। जब वह किसी का नुकसान करता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त होती है। उन्होंने अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता में किन किन बातों का वर्णन किया? उन्होंने कहा तब तक स्वतंत्रता जब तक वह किसी का नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, और जीवन शैली की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, ताकि व्यक्ति का चारों तरफा विकास हो, चारों तरफ वह विकास करे। राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसे बातों में, ऐसे कार्यों में राज्य सरकार को या राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी की स्वतंत्रता दूसरों को हानि पहुंचा रही है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो हो दूसरे को हानि पहुंचा रही है तभी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। और यही विचार आज जो है लोकतंत्र में मौलिक अधिकार बन चुका है। लोकतंत्र में क्या बन चुका है? मौलिक अधिकार। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मेरे अनुसार तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावना है, तो आप इसको तैयार जरूर से ज़रूर कर लेना। 100% संभावना है। ठीक, ये पेपर में आपको कल मिलने वाला है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। ठीक, तो अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक, तो देखिए क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक, सरप्लस वैल्यू कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य, ठीक, का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया। अब यहाँ से देखिए दास कैपिटल किसकी बुक है? मार्क्स की है। ठीक, कार्ल मार्क्स की ये बुक है। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया। उसके अनुसार पूंजीपति मजदूर से जितना श्रम कराता है उसका पूरा मूल्य मजदूर को नहीं देता है। मजदूर को केवल न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और बाकी श्रम का मूल्य पूंजीपति के लाभ मुनाफे के रूप में बचता है। इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो लेबर से कार्य कराया जाता है, जो पूंजी लोग कार्य कराते हैं, पूंजीपति ठेकेदार कार्य कराते हैं, लोग कार्य कराते हैं, लोगों को उसका पूंजी नहीं देते, उसका क्या करते हैं, उसकी न्यूनतम मजदूरी देते हैं, और जो उसके सरप्लस बचता है, अतिरिक्त मूल्य बचता है, वह क्या, उनके मुनाफे पूंजी लाभ बचता है। ठीक, इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। मार्क्स का मानना था कि यही शोषण का मूल्य है और इसी से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत समाजवाद और साम्यवाद की आर्थिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। अब की बार आने की इसकी 99% संभावना है कि अब की बार ये पेपर में और 3 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। चाहे 3 नंबर में आए, 6 नंबर में आए, दोनों में से किसी एक में आ सकता है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अन्ना अरेंट का स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, ये जितने सिद्धांत हैं इनमें से कई सिद्धांत पेपर में आने वाले हैं। तो अन्ना अरेंट का सिद्धांत क्या है? अन्ना अरेंट का स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, सिद्धांत क्या है? तो अन्ना अरेंट के अनुसार स्वतंत्रता केवल निजी स्वतंत्रता नहीं बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता भी है। उसने स्वतंत्रता को राजनीतिक क्रिया से जोड़ा जिसमें व्यक्ति समाज और राज्य के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसकी पुस्तक द ह्यूमन चाइल्डन उसकी पुस्तक द ह्यूमन कैंडियन में उसकी पुस्तक द ह्यूमन कैंडिनेशन में उसने कहा कि स्वतंत्रता तब संभव होती है जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में संवाद और क्रियाशील के माध्यम से भाग लेता है। अरेंट ने तानाशाही और
अधिनायकवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की महत्ता की रेखांकित किया है। तो ये अन्ना अरेंट का स्वतंत्रता संबंधी विचार है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है और आने की संभावना भी है, तो पेपर में आएगा तो आप इसको पढ़ जरूर लीजिए। ठीक, अगला है कि हाब्स की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। हाब्स की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि हाब्स की किन्हीं दो पुस्तकों का नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं कौन सी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है लिविएथन, दूसरा डी क्यूब। ठीक, तो ये 2 पुस्तकें हैं। तो इन्होंने कहते हैं कि लिविएथन में हाब्स की प्रमुख कृति है जिसमें उसने सामाजिक अनुबंध, संप्रभुता और राज्य की आवश्यकता पर विचार किया है। डी क्यूब में उसने नागरिक शासन और कानून की भूमिका को स्पष्ट किया है। इन दोनों पुस्तकों में हब्स का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक शांति के लिए मजबूत राज्य की स्थापना को सिद्ध करना था। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हैं। इनकी दोनों पुस्तकें जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं इनके पुस्तकों के नाम, दोनों पुस्तकों के नाम। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट नहीं तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, तैयार जरूर कर लेना, 100% उम्मीद है पेपर में आने की। ठीक, अगला है नारीवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना है। या पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव का विरोध करता है। नारीवाद इस विचार पर आधारित है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार निर्णय को समान की हकदार हैं। यह केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि एक न्याय संगत और समावेशी समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है जहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये नारीवाद जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारीवाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राल्स का समान स्वतंत्रता सिद्धांत क्या है। कि राल्स का समान स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो जॉन राल्स का समान स्वतंत्रता का सिद्धांत उसकी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में प्रस्तुत किया गया। राल्स का यह सिद्धांत सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है जो कि 2 मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है। पहला सिद्धांत समान स्वतंत्रता का है, दूसरा इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक, वे कहते हैं राल्स के अनुसार, राल्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को समान आधारभूत स्वतंत्रताओं, बेसिक लिबर्टीज जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता तथा विधिक संरक्षण की स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। यह स्वतंत्रताएं सभी को बिना किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव के समान रूप से मिलनी चाहिए, ये उनका कहना था। ठीक, और आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। इस सिद्धांत का उद्देश्य समाज में न्यूनतम स्वतंत्रता की बजाय अधिकतम स्वतंत्रता देना, परंतु यह स्वतंत्रता तभी सभी को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। राल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा के माध्यम से बताया कि जब लोग यह नहीं जानते कि समाज में उनका स्थान क्या होगा तो वे ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे जो सभी के लिए न्याय संगत हो। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राल्स का समान स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में पूछा जाता है। अधिकतर जब भी ये प्रश्न पूछा गया 6 नंबर में पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, तो तैयार ज़रूर करना है। कल पेपर में आने की इसकी 90+ संभावनाएँ है कि ये पेपर में आपको 6 नंबर में देखने को मिलने वाला है। और अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है क्रांति से अरास्तु का आशय क्या है। ये प्रश्न 3 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है, 10 नंबर में भी आता है। बस इनका मोटिव चेंज होता है। और जैसे कि 3 नंबर में पूछता है सिद्धांत पूछता है, लॉन्ग में पूछता है तो इसको वर्णन करने के लिए भी कहता है, विस्तार करने के लिए कहता है। तो क्रांति से अरास्तु का क्या आशय है, 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कि क्रांति से अरास्तु का क्या कहना है, क्या आशय है। अरास्तु ने अपनी प्रसिद्ध कृत पॉलिटिक्स में क्रांति रिवॉल्यूशन की व्याख्या की है।
उसके अनुसार क्रांति का आशय केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन से नहीं है, बल्कि शासन के चरित्र, नेतृत्व, नीति और संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन से है। वह क्रांति को सत्ता के स्वरूप और वितरण में परिवर्तन के रूप में देखता है। अरास्तु कहते हैं, अरास्तु के अनुसार क्रांति को दो प्रकारों में बांटा गया है। अरास्तु क्रांति को दो प्रकारों में बांटे हैं। पहला कि संविधान परिवर्तन की क्रांति, जब शासन प्रणाली को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जाता है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में। और दूसरा है संविधान के भीतर ही परिवर्तन कर दिया जाए। पहला है कि संविधान परिवर्तन की क्रांति ला दी जाए, संविधान परिवर्तन कर दिया जाए, और दूसरा है कि संविधान के भीतर ही परिवर्तन कर दिया जाए, संविधान के अंदर ही कुछ संशोधन कर दिया जाए। तब क्या होता है, जब मौजूदा शासन प्रणाली को बदले बिना उसमें शक्ति संतुलन, नेतृत्व या नीतियों में परिवर्तन लाया जाए। तो दो क्रांतियां हैं। एक है कि जैसे कोई नियम चल रहा है उसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जैसे कि संविधान परिवर्तन की क्रांति। और दूसरा है संविधान के भीतर परिवर्तन, तो अंदर ही अंदर परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये दो क्रांतियाँ, दो प्रकार की क्रांतियाँ होती हैं, अरास्तु कहते हैं। अरास्तु ने क्रांति के अनेक कारण बताए, जिनमें प्रमुख हैं सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, अन्याय, राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग तथा अमीर और गरीब वर्ग के बीच संघर्ष। उसका मानना था कि क्रांति का मूल कारण लोगों का यह विश्वास होता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अरास्तु का जो क्रांति संबंधी सिद्धांत है ना, ये 6 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। 6 नंबर में, 10 नंबर के लिए लॉन्ग में ये प्रश्न आता ही आता है। हर साल आप अधिकतर देखेंगे पेपर में, तो हर साल ये पूछा ही जाता है। तो आप इसको तैयार जरूर कर लें, लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और अगला लॉन्ग आंसर जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर है, वो है मानव स्वभाव के संबंध में मैकवली की धारणा को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये 6 नंबर में या 10 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं मानव स्वभाव संबंध में मैकवली की धारणा क्या है। तो मैकवेली ने मानव स्वभाव को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा। उसकी कृत द प्रिंस में मानव स्वभाव के बारे में कहा गया है कि मनुष्य संभवतः स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, विश्वासघाती और अवसरवादी होता है। वह केवल अपने हितों के लिए कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता को भी त्याग देता है। तो मैकवेली ने अपने पुस्तक में कहा है, द प्रिंस में कहा है कि मनुष्य जो होता है ना, ये मानव स्वभाव जो होता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह संभवतः स्वार्थी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, विश्वासघाती होता है, अवसरवादी होता है, वे अपने अवसर खोजता रहता है और केवल अपने हितों के लिए कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर वह नैतिकता को भी त्याग देता है, नैतिकता को भी भूल जाता है। ये मैकवेली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में मानवता के लिए कहा, मानवता के लिए कहा है। मैकवेली के अनुसार जब तक भय, लाभ या दंड का डर ना हो तब तक व्यक्ति अनुशासित नहीं होता है। मैकवेली कहते हैं कि जब तक मनुष्य में भय ना हो, लाभ या दंड का डर ना हो, तब तक वह अनुशासित नहीं होता है, व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है। वह कहता है कि मनुष्य वफादार तब तक होता है जब तक उसका हित सुरक्षित रहता है। वे कहते हैं कि मनुष्य वफादार तभी तक होता है जब तक उसका हित रहता है, हित सुरक्षित रहता है। इसी कारण वह यह सुझाव देता है, वह सुझाव देते हैं कि एक शासक को आवश्यकता अनुसार कठोरता और धोखे का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि राज्य की एकता और स्थायित्व बना रहे। मैकवेली मानते हैं कि मनुष्य आदर्शों से नहीं बल्कि व्यवहारिकता से चलता है। मनुष्य जो है वो मनुष्य आदर्शों से नहीं चलते हैं, वे अपने व्यवहारिकता से चलते हैं। उसने धर्म और नैतिकता को सत्ता के उपकरण के रूप में देखा है। उसके अनुसार सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए शासक को नैतिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे उसके लिए छल, बल या युद्ध क्यों ना करना पड़े। तो ये मैकवेली का सिद्धांत है। मनुष्य के लिए उन्होंने, मनुष्य के विचारों के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया है, मानव संबंध के स्वभावों का विचार दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकवेली का मानव स्वभाव के संबंध में जो विचार या धारणा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में पूछा जाता है, 10 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न अधिकतर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग में 6 नंबर में या 10 नंबर में ये भी प्रश्न आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं। 6 नंबर में इसकी ज़्यादा आने की संभावना
संभावनाएं रहती हैं। कई बार पेपर में 6 नंबर में ये प्रश्न देखा गया है। तो आइए देखते हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद के बीच में मार्क्सवादी धारणा क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो देखिए मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार धर्म और राष्ट्रवाद दोनों ही शोषणकारी पूंजीवादी संरचना के उपकरण हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है, यानी एक ऐसा साधन जो शोषित वर्ग को वास्तविकता से दूर रखकर मानसिक संतावना देता है ताकि वह विद्रोह न कर सके। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो धर्म को अफीम कहा है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, धर्म को अफीम कहा है। उन्होंने कहा यानी एक ऐसा साधन है कि जो शोषित वर्ग को वास्तविकता से दूर रखता है। जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उसको वास्तविकता से बहुत दूर रखते हैं, उसको वास्तविकता को देखने नहीं देते हैं और मानसिक सत्तावना देते हैं और मानसिक रूप से उन्हें अच्छा फील कराते हैं, मानसिक संतावना देते हैं, उनको अच्छा महसूस कराते हैं ताकि वह विद्रोह करने के मूड में ना आए, विद्रोह ना कर सकें, विद्रोह करने की सोच उनमें ना आ सके। मार्क्स के अनुसार धर्म का उपयोग पूंजीपति वर्ग करता है। मार्क्स कहते हैं कि धर्म का उपयोग पूंजीपति करता ताकि श्रमिक वर्ग को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनका दुख दर्द ईश्वर की इच्छा या उनके कर्मों का फल है। इस प्रकार धर्म लोगों यथास्थिति में बनाए रखने और सामाजिक क्रांति को रोकने का माध्यम बनता है। तो मार्क्स ये कहते हैं कि जो धर्म का उपयोग कौन करते हैं, पूंजीपति वर्ग करते हैं ताकि श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि उनका दुख दर्द ईश्वर की इच्छा है। वे उनको ये श्रमिक वर्ग को यह विश्वास दिला सके कि उनका दुख दर्द जो है ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा से उनको सुख दर्द मिल रहा है या उनके कर्मों का फल है। इस प्रकार धर्म लोगों को यथास्थिति में बनाए रखने और सामाजिक क्रांति को रोकने में मदद करता है, बनाता है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रवाद में भी खासकर पूंजीवादी राष्ट्रवाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण में श्रमिक वर्गों को विभाजित करने का हथियार है। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की दृष्टि से सभी श्रमिक वर्ग एक हैं और उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के बजाय वर्ग संघर्ष पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रवाद पूंजीपतियों द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु मजदूरों में कृत्रिम विभाजन उत्पन्न करने का माध्यम बनता है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स का जो राष्ट्रवाद संबंधी सिद्धांत है, विचार है, ये प्रश्न जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवादी धारणा जो है, कार्ल मार्क्स की जो धारणा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बहुत आता है, लॉन्ग में 6 नंबर में 10 नंबर में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको तैयार जरूर कर लेना है, ठीक, तैयार जरूर कर लेना है। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार संबंधी साम्यवादी विचारों की आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार संबंधी साम्यवादी विचारों की आलोचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉन्ग 6 नंबर में आता है, 6 नंबर में प्रश्न आता है। आइए देखते हैं कि प्लेटो के संपत्ति एवं परिवार संबंधी साम्यवादी विचार क्या हैं और उनकी आलोचना का वर्णन करते हैं। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में शासक वर्ग, दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसमें निजी संपत्ति और परिवार की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। उसका तर्क था कि जब तक शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति और परिवार होंगे, वे अपने निजी हितों का समाज के ऊपर रखेंगे, जिससे न्याय और एकता नहीं पाएगी। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में कहते हैं कि शासक वर्ग जो होता है, दार्शनिक राजा जो होता है और सैनिक जो होते हैं, इनके लिए साम्यवादी व्यवस्था का सुझाव दिया है उसने। और उन्होंने कहा है निजी संपत्ति और परिवार की अवधारणा को समाप्त कर दिया है। उसका तर्क यह था कि जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होगी और परिवार होंगे, जब राजा के पास अपनी संपत्ति होगी, उसके परिवार होंगे, निजी अपना हित होगा, तो वे समाज को ऊपर रखेंगे, वे अपने परिवार को, अपने निजी हित को समाज के ऊपर रखेंगे और न्याय में एकता नहीं होगी और वह न्यायपूर्ण से न्याय नहीं देंगे, वे एक तरफा न्याय नहीं देंगे। वे क्या करेंगे, अपने सदैव अपने निजी हितों को ऊपर रखेंगे और सही से न्याय नहीं करेंगे, ठीक। प्लेटो ने कहा कि इन वर्गों के लिए स्त्रियां और बच्चे भी सामूहिक होंगे। इससे व्यक्ति निजी मोह और लोभ से मुक्त होकर केवल राज्य और जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। आलोचनाएं भी हैं, इनकी आलोचनाएं भी हैं। व्यवहारिक कठिनाई या व्यवस्था मानव स्वभाव के विरुद्ध है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वाभाविक झुकाव अपने परिवार और संपत्ति की ओर होता है।
दूसरा है कि नैतिक प्रश्न क्या है, स्त्रियों और बच्चों को सामूहिक बनाना नैतिक और सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। अगला है कि समाज का विघटन, परिवार संस्था का नाश सामाजिक ढांचे को अस्थिर कर सकता है। तो और अगला प्रश्न जो है ये अगला प्रश्न है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, 3 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10.5 नंबर वाला प्रश्न है, लॉन्ग में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेना, 10.5 नंबर फिक्स होने वाला है। आइए देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य वाला सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत उसकी कृति डास कैपिटल में प्रतिपादित हुआ। इसके अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक अपने श्रम से वस्तुएं उत्पन्न करता है जिसका मूल्य बाजार में अधिक होता है, परंतु उसे केवल उतनी मजदूरी मिलती है जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। जो मूल्य बचता है वही अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति हड़प लेता है। ठीक, उदाहरण के लिए एक मजदूर 8 घंटे में 1000 मूल्य का उत्पादन करता है, लेकिन उसे 400 रुपये मजदूरी मिलती है, तो 600 अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति का लाभ बनता है। मार्क्स कहते हैं कि यही अतिरिक्त मूल्य पूंजीवादी मुनाफे का स्रोत है। यही कारण है कि मजदूर वर्ग का शोषण होता है, इससे वर्ग संघर्ष और अत्यंत समाजवादी क्रांति होती है। आलोचनाएं भी हैं इनकी। आलोचना है कि एक पक्षीय दृष्टिकोण है। यह सिद्धांत पूंजीपति की भूमिका को नज़रअंदाज करता है, जैसे पूंजी निवेश, जोखिम प्रबंधन आदि। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। आर्थिक जटिलता की आलोचना, आधुनिक पूंजीवाद में लाभ कई स्रोतों से आता है, ये केवल श्रम शोषण से नहीं है। मजदूरी की वृद्धि, आज के समय में श्रमिकों को लाभ, बोनस, बीमा, सामाजिक सुरक्षा आदि भी मिलते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो जो ये क्या है, ये प्रश्न जो है, सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स का, जो ये सिद्धांत है कि अतिरिक्त मूल्य का, इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि जो एक कर्मचारी को कार्य कराता है, जो पूंजीपति होता है, ये रिस्क टेकिंग होता है, रिस्क लेकर ये कार्य करता है, तो इतना पूरा मुनाफा नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसकी आलोचनाएं भी हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद अगला ये जो है, बेंथम के जेल सुधारक और दंड सुधार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है बेंथम के जेल सुधार। क्या है बेंथम के जेल सुधार और दंड सुधार संबंधी विचार। उन्होंने जेल और दंड को सुधारने के लिए अपने विचार क्या दिए हैं, आइए देखते हैं। कि जेरेमी बेंथम एक प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक था। उसका मानना था कि दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार, निवारण और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। उसने दंड प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उसके मुख्य विचार क्या हैं? उनके मुख्य विचार हैं पैन ऑप्टिकन जेल। बेंथम ने ऐसी जेल की संकल्पना की जिसमें कैदियों की गतिविधियां निरंतर निगरानी में रहे ताकि वे अनुशासित रहें और अपराध दोहराने से बचें। दूसरा है कि दंड का उद्देश्य दंड इस प्रकार होना चाहिए कि वह अपराधी को सुधारने, अन्य लोगों को अपराध से रोकने और समाज को रक्षा करने में सहायक हो। और अगला क्या है? अगला है मानवता पर बल। उन्होंने मानवता पर बल दिया। बेंथम ने कहा कि कठोर और अमानवीय दंड से अपराध नहीं रुकते, सुधारात्मक शिक्षा और नैतिक प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बेंथम का जो है दंड संबंधी प्रावधान क्या है, जेल संबंधी प्रावधान क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अरास्तु को राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, प्लेटो को क्यों नहीं कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरास्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है लेकिन प्लेटो को क्यों नहीं कहा जाता। आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है। अरास्तु को राजनीति शास्त्र का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति का विश्लेषण अनुभव, अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया, जबकि प्लेटो का चिंतन अधिक आदर्शवादी था। प्लेटो ने रिपब्लिक आदर्श में राज्य की कल्पना की जो व्यवहारिक धरातल पर कठिन प्रतीत होती है। अरास्तु ने पॉलिटिक्स में वास्तविक राज्य का अध्ययन किया और राजनीति को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उसने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की व्याख्या की तथा उनके गुण दोष को बताए। वह राजनीति को नैतिकता और व्यवहारिकता से जोड़ता है। अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर है प्लेटो आदर्श की ओर उन्मुख था जबकि अरास्तु यथार्थवादी था।
प्लेटो का राज्य दर्शन नैतिकता पर आधारित था, जबकि अरास्तु ने तटस्थ और व्यवहारिकता का विश्लेषण किया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसके आंसर को देखा, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन को देखा और बहुत सारे लॉन्ग प्रश्नों को देखा। इन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। कल आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कल आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं तैयार किया था, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण वीडियो है। वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।